और हिंदी में एक ही होना चाहिए, ये लिख लीजिए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। देखिए हमने लिखवाया था, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि कथन सत्य है, बी वाले पॉइंट में देखिए, तो उसका संदर्भ एक ही होना चाहिए। जो खाली स्थान है वहां पे एक ही, यही लिखना है आपको। और नहीं सर, बुक अगर किसी संदर्भ के पास एक ही। हाँ संदर्भ एक ही। हाँ होना चाहिए। जी। और जिन लोगों के पास ये बुक है वहां सेंस काट के सेम कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए यहीं तक। नहीं, इसके आगे भी हुआ था ना। हाँ जी सर। बोल दीजिए, अंतिम लाइन बोलिए जहां तक हो गया था। तर्कशास्त्र पर फ्रेगे का विचार अर्थात उनका यह विचार कि शब्द ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भाग अपने आप में पूर्ण हैं और गणितीय फलन के तर्कों के अनुरूप है। कौमान्य संदर्भ के सिद्धांत पर उनके विचारों को जन्म दिया। बस यही था अंतिम लाइन। हाँ जी सर। Led to his view on the theory of difference। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए फ्रेगे ने 1879 के डिग्री शिफ्ट, इसका क्या स्पेलिंग है? CHIFT। CHIFT। BEGGRI है ना? एक मिनट जी सर। एक मिनट बोल दीजिए जरा। BEGRI। BEGG होगा ना? नहीं सर, आप पहले लिखवा चुके हैं ना। BEGRI। नहीं, जी लिखवाए हैं। अच्छा, तो बेगरी, हाँ ठीक, बेगरिफ ना? हाँ बेगरिफ। डबल एस होगा, CH RIFT। हाँ जी। और इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, वो डैश करके लिख लीजिए। इस बुक में दिया है कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट, और हमने आप लोगों को लिखवाया था, अथवा करके लिखिए कॉन्सेप्चुअल नोटेशन। तो ये भी ठीक है और ये भी कॉन्सेप्चुअल नोटेशन। सर यहाँ F के बाद T भी है, CHRIFT। अच्छा, हाँ हाँ। हो गया। ये सर। इसके बाद लिखिए और 1884, 1884, इसको मिटा दें। ये सर। और 1884, 1884 के पहले जर्मन में लिख लीजिए, डाई ग्रैंडलागेन डर अरिथमेटिक, ये जर्मन में है। और इसी को इंग्लिश में द फाउंडेशंस ऑफ अर्थमेटिक कहा गया है। द फाउंडेशंस, तो दोनों नोट कर लीजिए। द फाउंडेशंस ऑफ अर्थमेटिक।
लिख लीजिएगा, फिर बताइएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए, जैसे प्रारंभिक रचनाओं में, जैसे प्रारंभिक रचनाओं में अर्थ के अर्थ के अर्थ का मतलब यहाँ पर नहीं, अर्थ ना लिखिए, अर्थ ना लिखिए, तात्पर्य लिखिए। असल बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तात्पर्य के मूल सिद्धांत, अंग्रेजी लिख लीजिए, ओरिजिनल थ्योरी ऑफ मीनिंग, ओरिजिनल थ्योरी ऑफ मीनिंग को विकसित किया, को विकसित किया। फुल स्टॉप। इस सिद्धांत पर कॉमा लगा लीजिएगा, इस सिद्धांत पर कॉमा, एक पूर्ण वाक्य का तात्पर्य, ब्रैकेट में मीनिंग लिखिएगा, एक पूर्ण वाक्य का तात्पर्य, ब्रैकेट में मीनिंग, उसके सत्य या असत्य, उसके सत्य या असत्य होने में निहित है, उसके सत्य या असत्य होने में निहित है, उसका कॉमा। ये इंग्लिश वाली बुक कितने लोगों के पास है? यस सर। तो देखिए, जी सर। बुक खोलिए, बुक खोलिए, पेज नंबर 208 पे है। यहाँ भी एक करेक्शन करा दें आप लोगों को। देखिए, इसके आगे दिया है, हाँ सर कौन सी बुक है ये? ये प्रोफेसर एनपी तिवारी सर की बुक है, कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी। और आप लोग एक काम गड़बड़ करते हैं, मैंने अभी देखा, भानु। यस सर। वेस्टर्न कंटेम्प्रोरी फिलोसफी नहीं होता है, कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी होता है। और ये देखिएगा, कहीं आप लोगों ने जो ग्रुप में सेंड किया है उसमें आप लोगों ने लिखा है वेस्टर्न कंटेम्प्रोरी फिलोसफी। पाश्चात्य समकालीन दर्शन नहीं होता है, समकालीन पाश्चात्य दर्शन होता है। जैसे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, मध्यकालीन या मध्ययुगीन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, इस तरह से होता है। उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ जिन लोगों के पास बुक है, हम पढ़ रहे हैं, मिल गया, लाइन मिला है जो अभी लिखवाए हैं? एक लोग बोलिए जिनके पास बुक है। सर ये 208 पे तो रसल का है। अच्छा, आप में आगे होगा दीदी, आप में 227 आसपास होगा। अच्छा, तो जिनके पास हो वो जो लाइन हम बोल रहे हैं, किसी के पास हो तो बोलिए जरा, आप लोग पढ़िए। यस सर। पढ़िए, ऑन दिस थ्योरी से पढ़िए, ऑन दिस थ्योरी द मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ से पढ़िए। On this theory, the meaning of a complete sentence consists in its being true or false, and the meaning of each significance in the sentence is an हाँ, बस यहीं रुक extra. जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुकिए। सिग्निफिकेंट के बाद एक्सप्रेशन जोड़ लीजिए, मीनिंग ऑफ ईच सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन। सबको मिल गया लाइन? तो बुक में सिग्निफिकेंस है तो सिग्निफिकेंट कर दीजिए और एक्सप्रेशन जोड़ दीजिए उसमें। सर मुझे नहीं मिला है। खोलिए ना।
आपने पेपर फ्रेगे आगे दिया होगा दीदी। आप फ्रेगे खोलिए, फ्रेगे। फ्रेगे सर कर लिए, जो ए भी आपने लिखवाया ना वो भी लिख लिया, उसके बाद है क्या? हाँ, उसके बाद पढ़िए, फ्रेगे ये- डेवलप्ड हिज ओरिजिनल थ्योरी ऑफ मीनिंग इन अर्ली वर्क्स लाइक कॉन्सेप्ट ए स्क्रिप्ट ऑफ 1879 मिला। जी जी, फाउंडेशंस ऑफ अरिथमेटिक हाँ ऑफ 1884 ऑन दिस थ्योरी। जी हाँ सर, हाँ, कहाँ पर? उसके आगे पढ़िए, ऑन दिस थ्योरी द मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस Consists in its being true or false and the meaning of each significance. हाँ, बस यहीं रुक जाइए। सिग्निफिकेंस की जगह सिग्निफिकेंट करिए और एक्सप्रेशन उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। चलिए, अब हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिए। और वाक्य में प्रत्येक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का तात्पर्य, फिर ब्रैकेट में मीनिंग लिख लीजिए। जहां तात्पर्य बोलेंगे ब्रैकेट में मीनिंग लिखिएगा। एक अतिरिक्त भाषाई इकाई, एक अतिरिक्त भाषाई इकाई, इसकी भी अंग्रेजी लिखिए एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटाइटी। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। एक अतिरिक्त भाषाई इकाई है जिसे बेडेउटुंग, ये जर्मन वर्ड है, जिसे बेडेउटुंग, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा, कहा जाता है। फिर कॉमा लगा के लिखिएगा, फुल स्टॉप ना करिएगा, कॉमा लगाइएगा। अब बेडे उटंग का शब्दशः क्या अर्थ होगा, तो लिखिएगा अक्षरशः, कॉमा लगा के, अक्षरशः तात्पर्य, अक्षरशः तात्पर्य ब्रैकेट में मीनिंग। सर तात्पर्य से पहले क्या बोला है आपने? अक्षरशः लिटरली है, शब्दशः भी होता है, अक्षरशः भी होता है, तो हूबहू वही चीज जो उसका मीनिंग उन लोगों ने निकाला है। जो तो इसका मतलब हो गया बेडे उटुंग मीन्स मीनिंग, और तो या करिए सिग्निफिकेंस, महत्व या महत्व, ब्रैकेट में लिखिए सिग्निफिकेंस। सर कहाँ जाता है, एक बार फिर से बोल दीजिएगा सर। अच्छा, एक मिनट, कहाँ से बोलना है? कहाँ जाता है उसके बाद कॉमा अक्षरशः तात्पर्य ब्रैकेट में मीनिंग या महत्व ब्रैकेट में सिग्निफिकेंस है। सर अक्षरशः लिख दीजिए ना। अच्छा, ये है, अक्षर हो गया, यस सर। और उसमें शाह लिखना है, बस इस तरह कर दीजिए, अक्षरशः। अब यहाँ समझिए, बेडे उटुंग का जो अर्थ लगाया गया है वो क्या है, लिटरली मीनिंग या सिग्निफिकेंस है, ठीक ना? सर उसके पहले जो आपने बोला था जो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी, इसका मतलब क्या होगा? जैसे सिग्निफिकेंट, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया अतिरिक्त भाषाई सत्ता। सेंटेंस पूरा पढ़िए तब समझ में आएगा। meaning of each significant expression in the sentence is an extra linguistic entity which
हाँ, तो जो वाक्य में कह रहा है कि जो अतिरिक्त भाषा की सत्ता होगी उसी को हम बेडे उटुंग कहेंगे। ये इन्होंने बेडे उटुंग को डिफाइन किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मीनिंग या सिग्निफिकेंस। लेकिन फ्रेगे आगे क्या कहते हैं, लिखिएगा लेकिन फ्रेगे के अनुवादकों ने, लेकिन फ्रेगे के अनुवादकों ने इस पर हम लोग अलग से जो बेडे उटुंग शब्द आया है ना, तो अभी बीच में अलग से इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। वो जो किया गया है फ्रेगे के दर्शन में, वो अलग से इस पे चर्चा भी होगी। तो अभी लिखिएगा, लेकिन फ्रेगे के अनुवादकों ने इसे संदर्भ, रेफरेंस, तो किसे रेफरेंस कहा है, बेडे उटुंग को। उसके बाद है प्रसंगार्थ। प्रसंगार्थ, प्रसंग होता है ना, तो प्रसंग का अर्थ प्रसंगार्थ। रेफरेंट अंग्रेजी में लिखिएगा रेफरेंट, फिर कॉमा तात्पर्य, मीनिंग, या महत्व। तो दो तो ऊपर था, नया यही है, रेफरेंस और रेफरेंट। सिग्निफिकेंस, फिर कॉमा नामकरण। तो ये ऊपर वाला मिटाते हैं, नामकरण, नॉमिनेटम, नॉमिनेटम, नॉमिनेटम। आदि के रूप में प्रस्तुत किया है, आदि के रूप में प्रस्तुत किया है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर जो बेडे उटुंग जो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी है, ये किसका सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन है? क्या चीज? सर ये जो वाक्य का जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है उसी का है, और किसका होगा? भाई जितने भी वाक्य होते हैं निश्चित रूप से वो सार्थक होते हैं, ये सर तो उसकी जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का तात्पर्य इन्होंने एक अतिरिक्त भाषिक सत्ता को माना है या भाषिक इकाई को माना है, और कहा जिसे हम बेडे उटुंग कहते हैं। ये सर नहीं, आप पढ़ के देखिए, इसमें ऐसा तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। सीधे कह रहा है कि ऑन दिस थ्योरी, थ्योरी कौन सा है? ओरिजिनल थ्योरी ऑफ मीनिंग। किस थ्योरी की बात कर रहा है? ओरिजिनल थ्योरी ऑफ मीनिंग की बात कर रहा है। और उसमें क्या बता रहा है कि द मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। मान लीजिए कोई पूर्ण वाक्य है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, किससे संबंधित होगा? तो कहा कि वो सत्य या असत्य में निहित रहेगा। तो कंप्लीट सेंटेंस के जो मीनिंग होंगे उसमें सत्यता या असत्यता निहित हो सकती है। हम उस किसी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। यही तो कह रहे हैं ये। ये सर फिर आगे कह रहे हैं कि एंड द मीनिंग ऑफ ईच सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन। भाई जो भी तात्पर्य उन कथनों का है निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण होंगे, उसकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होगी किसी भी वाक्य में। तो वो जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति किसी वाक्य का है उसी को कहा कि वो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी है, अतिरिक्त भाषिक सत्ता है। और उसी को फ्रेगे ने नहीं कहा है, उसी को हाँ फ्रेगे ने नाम दे दिया कि व्हिच कॉल्ड इट बेडे उटुंग। तो बेडे उटुंग किसको कहा गया? एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटाइटी को। और ये एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटाइटी आया कहाँ से?
जब आप किसी सेंटेंस के जो मीनिंग होते हैं उसके महत्वपूर्ण जो सार्थक अभिव्यक्ति होती है उसी को इन्होंने एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी के रूप में लिया और उसी को इन्होंने बेडे उटुंग कहा। अब आप समझ में Yes, आ sir. रहा है कि नहीं ये बताइए। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और फिर लिटरली इसका मीनिंग क्या, लिटरली क्या बोला ये? लिटरली बोला कि जो बेडे बेडे उटुंग है वो मीनिंग है या सिग्निफिकेंस है। बुक है आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो लिटरली बेडे उटुंग के लिए इन्होंने मीनिंग और सिग्निफिकेंस का प्रयोग किया। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि जो फ्रेगे के ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने इसके और भी कई नाम दे दिए, रेफरेंस दे दिया, रेफरेंट दे दिया, नॉमिनेटम दे दिया। ये सब नाम आगे और बढ़ गए। अब आगे लिखिए। फ्रेगे का मानना था कि हम लोग स्पीच के लिए वाक्य का ही प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट में स्पीच लिखिएगा, वाक्य और ब्रैकेट में लिखिए स्पीच। वाक्य के कुछ भाग अपने आप में पूर्ण होते हैं और एक गणितीय फलन के तर्कों, ब्रैकेट में यहां आर्गुमेंट्स लिखिएगा, युक्तियों नहीं कराएंगे, आर्गुमेंट्स, तर्कों के अनुरूप होते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फ्रेगे कह रहे हैं कि जो स्पीच है उसके कुछ ही भाग कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, सभी भाग पूर्ण नहीं होते। ठीक है ना? सर और एक जी सर। कैसे? क्या हुआ? सर एक बार अंतिम लाइन वापस दोहरा दीजिए ना। और एक गणितीय फलन के तर्कों के अनुरूप होते हैं, कॉमा, लेकिन अन्य भाग अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, और अन्य भाग अपूर्ण होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सब लोग। अन्य भाग अपूर्ण होते हैं, कॉमा, और स्वयं फलन के अनुरूप उनमें एक खाली स्थान, एम्पटी प्लेस या रिक्त स्थान होता है। ब्रैकेट में एम्पटी स्पेस लिख लीजिए, प्लेस का प्रयोग हुआ है, स्पेस नहीं, एम्पटी प्लेस, खाली स्थान चाहे रिक्त स्थान, जो भी अच्छा लगे भाषा में वो नोट कर लीजिए। और स्वयं फलन के अनुरूप उनमें एक खाली स्थान होता है। अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया गया है और वो उदाहरण है सीजर ने गॉल पर विजय प्राप्त की। तो लिखिएगा, इस प्रकार इन्वर्टेड कॉमा में, देखिए इसकी हिंदी तो लिख ही लीजिए, अंग्रेजी में हम इस उदाहरण को लिखवाएंगे। पहले हिंदी लिखिए, सीजर ने गॉल पर विजय प्राप्त की, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इसकी इंग्लिश नोट कर लीजिए, सीजर conquered Gaul। तो इसमें सीजर तो किसी व्यक्ति का नाम है ना? जी सर।
जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होंगे वो इन चीजों को जानते होंगे। किसी को मालूम है? सर जूलियस सीजर। हाँ। और गॉल क्या है? व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है? सर वो जो तैर करके चले जाते हैं दूसरी जगह पर शायद। हाँ, क्या चीज? सर वो जो दूसरे जगह पे तैर करके चले जाते हैं नदी में डूब करके, वही क्या? नहीं नहीं, गॉल मेरे ख्याल से जगह का नाम होगा। आप लोग बताइए। गॉल किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, हमको लग रहा है। अब जो लोग पढ़े हो बताएं। जगह हाँ? का नाम। हाँ? सर वो है उसमें दिया है कि गॉल क्या है बताइए। गॉल है सर, सर वो इसमें इसका लिखा है यूरोप का एक सीजर जगह ने का गॉल नाम पर है। विजय प्राप्त की। मतलब जूलियस सीजर ने 5850 बीसी के बीच कई युद्धों में गॉल के विभिन्न जनजातीय राज्यों को हराकर रोमन साम्राज्य में मिला दिया। तो गॉल क्या हुआ? किसी विभिन्न व्यक्ति का नाम नहीं हुआ ना? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है और ये बताया गया है कि इसमें दो जो सीजर है ये कंप्लीट टर्म है और जो कंकर्ड गॉल है ये इनकम्प्लीट टर्म है। तो कैसे है जरा लिखिए, नीचे लिखिए। सीजर ने गॉल पर विजय प्राप्त की। इंग्लिश में नोट कर लिए, सीजर कंकर्ड गॉल। इसी लाइन में आगे कंटिन्यू करिए। दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। तो नंबर 1 है पूर्ण पद, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट टर्म, या पूर्ण शब्द भी आप बोल सकते हैं, द कंप्लीट टर्म। टर्म की जगह शब्द का भी प्रयोग हो सकता है हिंदी में। और है अपूर्ण पद, द इनकम्प्लीट टर्म। तो अब इसमें हम लोगों को यह समझना है कि कौन किसको इन्होंने पूर्ण पद कहा है और किसको अपूर्ण कहा है। तो लिखिएगा नीचे, पूर्ण पद हो गया, ये नोट कर लिए? यस सर। तो नीचे लिखिए पूर्ण पद, हम इसको मिटा दें? यस सर। देखिए पूर्ण पद सीजर, ये देखिए सीजर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। पूर्ण पद सीजर है और अपूर्ण पद अगर हिंदी में लिखना होगा तो गॉल पर विजय प्राप्त की है, और अंग्रेजी में लिखना है तो सीधे लिखिए कंकर्ड गॉल है। ये इनकम्प्लीट टर्म है। रिपीट कर लिए। सीजर पूर्ण पद सीजर है और कंकर्ड और अपूर्ण पद कंकर्ड गॉल है। जैसे सीजर हो गया कंप्लीट टर्म यानी पूर्ण पद, और कंकर्ड गॉल हो गया अपूर्ण पद इनकम्प्लीट टर्म। जिसका संदर्भ संदर्भ का मतलब यहाँ रेफरेंस से है, जिसका संदर्भ सीजर स्वयं है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करें? बोल ये दे रुकिए रुकिए रुकिए। इसका संदर्भ
नहीं रुकिए, जिसका संदर्भ सीजर स्वयं है। जिसका संदर्भ सीजर स्वयं है, देखिए गड़बड़ा जाएगा। एक काम करिए, हमने क्या लिखवाया है कि पूर्ण पद सीजर है ना, हाँ जी सर। Yes, sir. और उसके बाद लिखवा दिया अपूर्ण पद कंकर्ड गॉल है, तो अपूर्ण पद कंकर्ड गॉल को काट दीजिए जरा। अब फिर से बोल रहे हैं, सब लोग नोट करिए। पूर्ण पद सीजर है, कॉमा, जिसका संदर्भ स्वयं सीजर है, जिसका संदर्भ स्वयं सीजर है। ये तो हो गया कंप्लीट टर्म की बात। जी सर। अब लिखिएगा और अपूर्ण पद इन्वर्टेड कॉमा में कंकर्ड गॉल है, जिसका संदर्भ एक अवधारणा कॉन्सेप्ट है, जिसका संदर्भ एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। हो गया? Yes, sir. बस 1 मिनट हम आ गए। तो देखिए जो एग्जाम्पल लिया गया है कि सीजर कंकर्ड गॉल, इसमें सीजर को मान लिया कंप्लीट टर्म, कंकर्ड गॉल को माना इनकम्प्लीट टर्म, और इसमें रेफरेंस मान रहा है गॉल को, सॉरी सीजर को, और उसके बाद जो इनकम्प्लीट टर्म है उसको, उसका जो रेफरेंस मान रहा है उसको कह रहा है ये कॉन्सेप्ट है। अब कैसे है कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आगे लिखिए। केवल जब बताया सर, हाँ, ये अपना कहते कि मेरे समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं आया? ये जो सीजर पूर्ण है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो कंकर्ड गोल है ये कैसे तो अपूर्ण है, ये समझ में नहीं गॉल पर विजय प्राप्त की। तो जी ये तो सर। ये तो देखिए एक एग्जाम्पल है। अब इसमें इसीलिए तो हमने कहा कि गॉल सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन है। व्यक्ति नहीं है, निश्चित रूप से कोई स्थान होगा जिसपे उन्होंने विजय प्राप्त किया होगा। रोमन साम्राज्य में स्थान ही है सर, छोटा छोटा हाँ। राज्य है। हाँ, अब समझ में आया। अब इसमें 2 चीज जो मेन आपको समझना था, देखिए एक बार फिर इस उदाहरण को हम समझा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि सीजर, इसको एक बार फिर समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसको माना कंप्लीट टर्म, और ये माना कि ये इनकम्प्लीट टर्म है। 2 तरह के टर्म होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये जो सीजर है, जो कंप्लीट टर्म है, इसका संदर्भ स्वयं सीजर है, यही तो कह रहा है। और कंकर्ड गॉल को कह रहा है कि ये अपूर्ण पद है और इसका जो संदर्भ है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। ये इतना इन्होंने बताया है। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे लिखिए। केवल जब
केवल जब रिक्त स्थान, वही एम्पटी प्लेस, केवल जब रिक्त स्थान एम्पटी प्लेस को किसी व्यक्तिवाचक नाम को किसी व्यक्तिवाचक नामों से भरा जाता है, किसी व्यक्तिवाचक नामों से भरा जाता है, मतलब फिल किया जाता है, तभी पूर्ण वाक्य का संदर्भ, तभी पूर्ण वाक्य का संदर्भ फिर डैश करके लिखिएगा, उसका सत्यता मूल्य, उसका सत्यता मूल्य प्रकट होता है, उसका सत्यता मूल्य प्रकट होता है। फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, इतना ही बताया है, अब जितना बताया है उतना हमने आपको बता दिया, अब चेंज करके जरा लिखिए। तात्पर्य का यह प्रारंभिक सिद्धांत, तात्पर्य मतलब मीनिंग, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी तात्पर्य बोलेंगे मीनिंग लिखिएगा। तात्पर्य का यह प्रारंभिक सिद्धांत बताता है कि किसी वाक्य का महत्व, कोई सिग्निफिकेंस, किसी वाक्य का महत्व ब्रैकेट में सिग्निफिकेंस या संदर्भ रेफरेंस ब्रैकेट में लिखिएगा, उसका सत्यता मूल्य, इट्स ट्रूथ वैल्यू, उसका सत्यता मूल्य, उसके भागों के महत्व, उसके भागों के महत्व या संदर्भ पर कैसे निर्भर करता है, फुल स्टॉप। उसके भागों के महत्व या संदर्भ पर कैसे निर्भर करता है। सर इसके पहले का बोल दीजिएगा सर, महत्व के बाद या संदर्भ, महत्व नहीं सर, उसके ये भाग, उसके ऊपर महत्व या अच्छा, संदर्भ ब्रैकेट में उसका सत्यता मूल्य, ब्रैकेट बंद, उसके भागों के महत्व या संदर्भ पर कैसे निर्भर करता है, पूर्ण विराम। हो गया। चलिए अब अलग से हेडिंग छोटा सा डालिए, अर्थ, और ब्रैकेट में लिखिए सेंस। अब इसके नीचे आइए, ये छोटा सा टॉपिक है। देखिए, फ्रेगे ने अर्थ के अपने प्रारंभिक सिद्धांत में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तात्पर्य अरे रुके, उल्टा हमने कर दिया। ऊपर बोलिए, हिंदी बोलिए जरा फिर से। तो फ्रेगे ने अर्थ के अपने नहीं, फ्रेगे ने अर्थ की जगह तात्पर्य करिए। फ्रेगे ने तात्पर्य के अपने प्रारंभिक सिद्धांत को
हाँ, फिर से बोल दीजिए। अर्थ की जगह तात्पर्य करिए। फ्रेगे ने तात्पर्य के अपने प्रारंभिक सिद्धांत में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अर्थ की अवधारणा प्रस्तुत की। इस तरह लिखिए। ठीक है, जी सर। तो नंबर 1 पहला पॉइंट लिखिए। यदि किसी वाक्य का संपूर्ण महत्व उसके सत्यता मूल्य से मिलकर बना है, उसके सत्यता मूल्य से मिलकर बना है, तो यह इस प्रकार है कि यदि हम वाक्य के किसी शब्द को समान संदर्भ वाले शब्द से समान संदर्भ वाले शब्द से बदल दें तो वाक्य का वही महत्व होगा, क्योंकि इससे उसका सत्यता मूल्य नहीं बदलेगा, बताइए, ये वाला समझ में आया? ये तो बहुत आसान है, लॉजिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर इसको एक आध एग्जाम्पल से अपन कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल आएगा अभी, आगे उदाहरण आएगा। वही सांझ का तारा और भोर का तारा, जी सर। दोनों एक ही है ना कि अलग अलग है? एक ही है सर। अलग अलग है, दोनों एक ही सर, खगोलीय पिंड से संबंधित है, तो अलग अलग कैसे हो गए? सर उसका जो समय है वो अलग अलग इंडिकेट कर रहा है ना सर? कहाँ अलग अलग इंडिकेट कर रहा है? आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। कल आपको क्या बताया गया था कि हेस्पेरस इज द सेम प्लेनेट एज फॉस्फोरस। हेस्पेरस वही ग्रह है जो फॉस्फोरस है। जी सर। तो ये कहा कि इसको अगर सूचनात्मक होना है तो कहा नहीं कि तात्पर्य, जो अलग अलग तात्पर्य या अर्थ है, तो उसके दोनों छोर पर आइडेंटिटी साइन का प्रयोग करना चाहिए। यस सर। चलिए, अभी क्लियर होगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। ये क्या लिखे? अभी उदाहरण बताएंगे। मतलब ये समझ में आया कि नहीं कि अगर समान वैल्यू वाले दो शब्द हैं तो एक की जगह दूसरे को रख सकते हैं ना। जैसे लॉजिक में आप लोगों ने डे मॉर्गन का सिद्धांत पढ़ा होगा, इसको पढ़ा है। इसके जगह पे आप इसको रखते हैं ना, इसके जगह पर इसको रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि दोनों के मूल्य समान होते हैं। बोलिए। जी सर। या जैसे P implies Q है, अगर इसका
मटेरियल इम्प्लीकेशन करेंगे तो निगेशन P बेज Q होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों के मूल्य समान है। तो वही बात यहाँ फ्रेगे कह रहे हैं भाई, अगर संदर्भ रेफरेंस अगर समान है तो हम किसी वाक्य के शब्द को अगर हम बदलते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा शब्द रखते हैं, तो उसके जो ट्रुथ वैल्यू है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। आ गया समझ में? जी सर, जी सर। आगे लिखिए, संपूर्ण वाक्य का संदर्भ, संपूर्ण वाक्य का संदर्भ उसके अंगों के संदर्भ से निर्धारित होता है। संपूर्ण वाक्य का संदर्भ उसके अंगों के संदर्भ से निर्धारित होता है। अगर हमको ट्रुथ वैल्यू से इसको समझाना हो सत्यता सारणी से, तो जैसे P डॉट Q ये संपूर्ण वाक्य हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, यहाँ हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं, ये संपूर्ण वाक्य है। अब इस संपूर्ण वाक्य का जो संदर्भ है, यहाँ पे फ्रेगे कह रहे हैं कि जो इसके अंग हैं P Q, इससे निर्धारित हो जाएगा कि नहीं? अगर मान लीजिए हम कहें संपूर्ण वाक्य का सत्यता मूल्य P डॉट Q को अगर हम कंप्लीट सेंटेंस मान लें और इसका ट्रुथ वैल्यू अगर हमको डिसाइड करना हो, तो निश्चित रूप से इसके ट्रुथ वैल्यू उसके कंपोनेंट्स पे निर्भर होंगे। यानी P का मूल्य मालूम होगा Q का, तभी तो P डॉट Q का मालूम होगा। जी सर, जी। तो उसी को यहाँ पे इस रूप में समझिए, कह रहा है कि संपूर्ण वाक्य का जो संदर्भ है उसके अंगों के संदर्भ पर निर्भर होगा। तो अंग क्या है? P है, Q है, तो इसके जो रेफरेंस है उस पे आधारित होगा। क्लियर हो गया? इसी को समझाने के लिए इन्होंने एक उदाहरण लिया है। देखिए, यदि संध्या तारे का संदर्भ, यदि संध्या तारे का संदर्भ भोर के तारे के समान है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, यदि संध्या तारे का संदर्भ भोर के तारे के समान है, कॉमा, तो इसका अर्थ यह है कि, तो इसका अर्थ यह है कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, संध्या तारा सूर्य द्वारा प्रकाशित एक पिंड है। संध्या तारा सूर्य द्वारा प्रकाशित एक पिंड है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इसका सत्यता मूल्य वही है, और इसका सत्यता मूल्य वही है जो, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, भोर के तारे का, जो भोर के तारे का सूर्य द्वारा प्रकाशित एक पिंड है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। भोर के तारे का सूर्य द्वारा प्रकाशित एक पिंड है, इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, उसका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब बताइए, समझिए, समझ में आया या नहीं आया? सर, सूर्य द्वारा प्रकाशित एक पिंड है, एक पिंड है। अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया जो उदाहरण लिया गया है? जी सर, समझ आ गया सर। हाँ, कह रहा है कि द रेफरेंस ऑफ द होल इज डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस ऑफ द पार्ट्स। उसी को समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा, इफ द इवनिंग स्टार हैज द सेम रेफरेंस एज द मॉर्निंग स्टार। कह रहा है कि जो सांझ का तारा है और सुबह का तारा है, दोनों का संदर्भ अगर एक ही है, तो फिर आप कह सकते हैं ना कि इवनिंग स्टार की जगह मॉर्निंग स्टार को आप रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है, ट्रुथ वैल्यू। क्लियर हो गया ना? हाँ, जी सर, जी सर। आगे बढ़ा जाए।
यस सर। तो लिखिए लेकिन किसी के लिए यह सोचना संभव है कि लेकिन किसी के लिए यह सोचना संभव है कि पहला वाक्य सत्य है, पहला वाक्य सत्य है, कॉमा, जबकि यह भी सोचना संभव है कि दूसरा असत्य है, फुल स्टॉप। इस लाइन से कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? सर जबकि यह भी सोचना संभव है कि दूसरा असत्य है। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया जो अभी अंतिम लाइन लिखा है? दूसरा समझ में नहीं आया सर, जबकि यह सोचना संभव है कि अरे दूसरा जो असत्य है। सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, या तो सत्य होता है या असत्य होता है। जी सर। यही तो दो वैल्यू होते हैं। जी सर। तो क्या हमने लिखवा दिया? कुछ उल्टा लिखवा दिया? पढ़िए, जो एग्जाम्पल लिए गए हैं उसी जी उदाहरण सर। के बारे में तो कह रहा है कि आप सोच सकते हैं कि पहला कथन सत्य है, और ये भी सोच सकते हैं कि दूसरा असत्य है। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि नहीं सोचा जा सकता है? जी सर, सोचा जा Yes, सकता है। सर हाँ बोलिए। नहीं सर, इस कैसे जा शब्दों में सकता है? एक ही शब्द है। आइडेंटिकल स्टेटमेंट होगा तो हाँ। वन तो अदर भी ट्रू होगा ना, फॉल्स। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फ्रेगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बट इट इज पॉसिबल फॉर समवन टू थिंक दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू व्हाइल आल्सो थिंकिंग दैट द सेकंड इज फॉल्स। ये हमारा स्टेटमेंट थोड़े है। और फ्रेगे ने पहले ही ऊपर आपको एक जगह बताया है सेंटेंस के बारे में, वो या तो सत्य होता है या असत्य होता है। लिखवाया ना कि द मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट इन इट्स बीइंग ट्रू और फॉल्स। तो इन्होंने जब कह दिया कि कोई भी पूर्ण वाक्य होगा वो सत्य या असत्य से संबंधित होगा, तो उसी आधार पर इन्होंने यहाँ व्याख्या की। ये संभावना व्यक्त कर रहा है ना, एग्जैक्ट थोड़े बोल रहा है कि ऐसा होगा। पॉसिबल का प्रयोग हुआ है ना। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। ये थोड़े कहा कि सर्टेनली फॉल्स ही होगा, इन्होंने कहा कि हम ऐसा सोच सकते हैं, इस तरह की संभावना हो सकती है। ये तो कहा कि इट इज पॉसिबल फॉर समवन टू थिंक दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू व्हाइल आल्सो थिंकिंग दैट द सेकंड इज फॉल्स। ये इन्होंने एक पॉसिबिलिटी व्यक्त की है, एक संभावना व्यक्त की है। अब क्लियर हो गया कि अभी भी कंफ्यूजन है? ये सर यही तो फिलॉसफी है। अब इतना आसानी से अगर समझ में आ जाए तो फिर दर्शन दर्शन क्यों होगा? समझ में आ रहा है ना, भाषा टफ तो है नहीं। ये सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप इतना आगे क्लैरिटी में बता देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ रहा है। अभी भी है क्या कंफ्यूजन? नहीं सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, और एकदम आराम से पढ़िएगा, एक एक सेंटेंस को खूब समझ में आएगा। ये सर। इसलिए प्रत्येक वाक्य के अनुरूप विचार यानी थॉट, विचार ब्रैकेट में थॉट, उसका संदर्भ नहीं हो सकता, रेफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन नहीं हो सकता है, लेकिन न लिखिए, बल्कि
सर एक बार बोलिएगा, इसीलिए प्रत्येक वाक्य के अनुरूप। विचार उसका संदर्भ नहीं हो सकता है, बल्कि कुछ और हो सकता है, बल्कि कुछ और हो सकता है, कॉमा, जिसे फ्रेगे ने उसका अर्थ यानी सेंस कहा है, जिसे फ्रेगे ने उसका अर्थ ब्रैकेट में सेंस कहा है। और इसको आप लोग देयरफॉर से अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए के बाद जो लाइन है प्रत्येक वाक्य से अर्थ कहा है तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट थ्योरी ऑफ मीनिंग का। तो इस थ्योरी ऑफ मीनिंग में इन्होंने नोशन ऑफ सेंस को समझाने की कोशिश की है। अब आइए नंबर 2, सेकेंड नंबर पे आ जाइए। जिन वाक्यों में बिना किसी संदर्भ के, जिन वाक्यों में बिना किसी संदर्भ के व्यक्तिवाचक नाम होते हैं, व्यक्तिवाचक नाम मतलब प्रॉपर नेम, व्यक्तिवाचक नाम होते हैं, कॉमा, उनका कोई सत्यता मूल्य नहीं हो सकता। उनका, अच्छा ये आया है, ये सर ये स्टेटमेंट एक बार आया है एग्जाम में। अच्छा तो इसको हम लिखवा दें, इंग्लिश में लिखवा दें। ये सर उनका कोई सत्यता मूल्य नहीं हो सकता। तो देखिए सेंटेंसेस, तो ये भी तो आया रहा होगा। द सेंस इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन व्हिच सर्व्स टू एलिमिनेट ओनली अ थिंग। इस बार आया सर। अच्छा तो देखिए सेंटेंसेज दैट, इन्होंने मालूम है क्या किया है एनपी तिवारी सर ने, ये सिस्टमेटिक इन्होंने फ्रेगे को लिखा नहीं है, इधर का माल उधर कर दिए हैं, उधर का माल इधर किए हैं। इसको मैं सिस्टमेटिक कराऊंगा, और मिस प्रिंटिंग तो खैर किसी भी बुक में हो सकती है। तो देखिएगा सेंटेंसेज दैट, नहीं क्या लिखवाना था, अच्छा यही वाला ना। जी सर, सेंटेंसेस दैट कंटेन्स, हाँ कॉन्टेन है प्रॉपर नेम्स, इसका मतलब सर ने अच्छी किताब लिख दी है आप लोगों के लिए, विथ नो रेफरेंस। पढ़ के मिलना चाहिए था सर से, है पहले ही मिल लिए हैं सर, पढ़ के मिलना चाहिए था सर से। अच्छा नहीं तो फिर मिल लीजिएगा। अब सर मिलेंगे तब ना, वो तो मिल गए थे सेमिनार में। अच्छा नहीं बढ़िया प्रयास किया है, ये नोट कर लीजिए, यही आया है। ये सर चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सर क्या चीज? हिंदी जिन वाक्यों में बिना किसी संदर्भ के व्यक्तिवाचक नाम, उसके बाद का सर होते हैं, उनका कोई सत्यता मूल्य नहीं हो सकता, उनका कोई सत्यता मूल्य नहीं हो सकता। हो गया फुल स्टॉप। उसके आगे देखिए, फिर भी कॉमा लगा के एक उदाहरण है बहुत बढ़िया वाक्य, ओडिसियस, इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखवाएंगे, ओडिसियस इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। गहरी नींद में सोते हुए, गहरी नींद में, आप लोग लिख लीजिए हम बोल दे रहे हैं, ओडिसियस गहरी नींद में सोते हुए इथाका इसकी अंग्रेजी लिखवाएंगे, के तट पर पहुंचा था, इथाका के तट पर पहुंचा था, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
और सभी लोग इस उदाहरण को इंग्लिश में नोट करेंगे। Odysseus was set ashore at Ithaca, ठीक है, while sound asleep, inverted comma closed. इसके बाद कॉमा लगा के आगे लिखिएगा। लिख लीजिएगा, बताइएगा। Yes, sir. लिखिए कॉमा लगा के। वाक्य का स्पष्ट अर्थ ब्रैकेट में सेंस है। वाक्य का स्पष्ट अर्थ ब्रैकेट में लिख लीजिए सेंस है, कॉमा, भले ही ओडिसियस, ओडिसियस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, भले ही ओडिसियस का कोई संदर्भ न हो, फुल स्टॉप। अब आगे लिखिए ओडिसियस, ओडिसियस को फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ओडिसियस का संदर्भ हो या ना हो, ओडिसियस का संदर्भ हो या ना हो। सर वाक्य का स्पष्ट, इसके बाद थोड़ा बोल दीजिए। एक लोग बोल दीजिए। वाक्य का स्पष्ट अर्थ फर्स्ट में सेंस है। भले ही ओडिसियस, ओडिसियस है इन्वर्टेड कॉमा में, भले ही ओडिसियस का कोई संदर्भ ना हो, फुल स्टॉप। फिर ओडिसियस इन्वर्टेड कॉमा में, हो गया। अब आगे लिखिए संदर्भ हो या ना हो, विचार वही रहता है। ओडिसियस का संदर्भ हो या ना हो, विचार वही रहता है। ओडिसियस के बारे में बताए थे ना, एक राजा थे यूनान के ये। हाँ जी सर। और एक महाकाव्य ओडिसी था, उसी में इनका उल्लेख किया गया है। तो ओडिसियस का संदर्भ हो या ना हो, विचार वही रहता है, फुल स्टॉप। इसके अलावा कॉमा, एक विचार में वे वस्तुएं नहीं हो सकती, वे वस्तुएं नहीं हो सकती जिनके बारे में वह है, फुल स्टॉप। सर प्लीज एक बार बता दीजिए। इसके अलावा कॉमा, एक विचार में वे वस्तुएं नहीं हो सकती जिनके बारे में वह है, फुल स्टॉप। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया गया है। देखिए उदाहरण के लिए मोंट ब्लांक, मोंट ये अंग्रेजी में भी लिख लीजिए ब्रैकेट में सभी लोग, या ब्लांक ऐसे करके लिख सकते हैं, मोंट ब्लांक, मोंट ब्लांक। अपने हिम, इसी के आगे कंटिन्यू करिए, अपने हिम क्षेत्रों सहित, हिम क्षेत्र जानते हैं ना, बर्फ का जो एरिया होता है, तो अपने हिम क्षेत्रों सहित इस विचार का घटक नहीं हो सकता कि, इस विचार का घटक
कंपोनेंट नहीं हो सकता कि, या हम घटक की जगह अंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विचार का घटक ब्रैकेट में अंग लिख लीजिए। नहीं हो सकता कि मोंट ब्लांक जानते हैं क्या है? कोई बताएगा? किसी को मालूम है? नहीं सर। माउंटेन है, पर्वत है। तो इस विचार का घटक या अंग नहीं हो सकता कि मोंट ब्लांक 4000 मीटर से अधिक ऊंचा है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचा है। फुल स्टॉप। ना ही, फुल स्टॉप के बाद, ना ही एटना भी माउंटेन है। ना ही एटना, बल्कि पर्वत कर दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। एटना पर्वत, और ना ही एटना पर्वत के बारे में, ना ही एटना पर्वत के बारे में एक विचार में लावा के ढेर हो सकते हैं। लावा के ढेर हो सकते हैं। समय है कि खत्म हो गया समय? 6 मिनट है सर। और है? 5 minutes। अच्छा, तो पैराग्राफ अब चेंज कर दीजिए। देखिए, फ्रेगे की अर्थ संबंधी अवधारणा, पेज नंबर, अगर आप लोग बुक खोल के बैठे हैं तो आपको, लेकिन आप लोगों की बुक में अलग अलग पेज कैसे आ रहा है? नहीं सर, 209 है सर। नहीं, 212 जरा खोलिए, अब पेज नंबर 212। 212 निकालिए। 212 का सेकंड, 212 का सेकंड पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है आप में। सर एडिशन क्या है? नोटेशन ऑफ is somewhat of course। हाँ, ऑब्सक्योर। ये एडिशन हमारी जो है भानु भेजे हैं, मेरे के फर्स्ट एडिशन है 2022 का। चलिए लिखिए, यहाँ पे फ्रेगेज नोशन ऑफ सेंस जहां पढ़ा रहे थे वहां होना चाहिए, तो इसको एकदम लास्ट में ले आए हैं। लिखिएगा, फ्रेगे की अर्थ संबंधी अवधारणा, फ्रेगे की अर्थ संबंधी अवधारणा कुछ अस्पष्ट, ब्रैकेट में ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर है, और कॉमा लगा के लिखिएगा, और नौ फ्रेगेवादी, न्यू फ्रेगियंस, फ्रेगेवादी, इस तरह से लिखिएगा। नौ फ्रेगेवादी, नौ का मतलब यहाँ नया से है, नवीन से है। इसकी भूमिका के लिए अलग अलग उम्मीदवारों, कैंडिडेट्स के साथ आए हैं। फुल स्टॉप। कार्नेप का नाम सुना है आप लोगों ने? ये सर रेडलुप करना। हाँ, कार्नेप। और चर्च का नाम सुना है? तो लिखिए कार्नेप, ये अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा कार्नेप। ये सब हालांकि आगे हम लोग को पढ़ना है, जब तार्किक भाववाद पढ़ेंगे तो आएगा ये सब। कार्नेप और चर्च, ब्रैकेट में लिख लीजिए अंग्रेजी में, चर्च के कार्यों पर आधारित विवरण
ब्रैकेट में अकाउंट लिख सकते हैं। अर्थ को, अर्थ यानी सेंस, अर्थ को एक आशय, अर्थ को एक आशय, ब्रैकेट में इंटेंशन लिख लीजिए, आशय ब्रैकेट सर में विवरण के बाद इंटेंशन। क्या बोलते हैं? हाँ क्या चीज? विवरण के बाद अर्थ को, विवरण के बाद लिखिए अर्थ को एक आशय, उसकी अंग्रेजी आशय की इंटेंशन ब्रैकेट में, या संभावित जगतों से, जगत वर्ल्ड या संसारों से, संसार का प्रयोग करना और संसार लिखिए, जगत का जगत, क्या लिखवा है, संसारों लिखवा दे, संभावित संसारों से, संभावित संसारों से विस्तारों तक एक फलन के रूप में मानते हैं। एक फलन, फलन यानी फंक्शन, एक फलन के रूप में मानते हैं, फंक्शन के रूप में मानते हैं। फुल स्टॉप। इसको समझाने के लिए लिखिए उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए। अब देखिए आप लोगों के पास बुक है, जरा यहाँ करेक्ट करिए, यहाँ पे प्लैनेट्स होना चाहिए और यहाँ है प्लांट्स। पढ़िए जरा, फॉर एग्जाम्पल से पढ़िए एक लोग, क्या लिखा है आपकी बुक में? For example, the intention of number of plants is a हाँ, function हाँ that तो makes प्लैनेट्स है या प्लांट्स है, क्या है? plants है सर, PLANTS. PLANTS। Yes sir, first वाला plants है और next line में planets है सर, हाँ तो PLANTS. नहीं तो आप प्लांट्स काटिए, यहाँ प्लैनेट्स कर दीजिए। Okay sir. हाँ प्लांट्स नहीं होगा, प्लैनेट्स होगा। जिनके पास भी बुक है वहां पे करेक्शन करिए, प्लैनेट्स। तो लिखिए ग्रहों की संख्या का आशय, ग्रहों की संख्या का आशय एक ऐसा फलन है, एक ऐसा फलन है जो किसी भी संभावित संसार को, हालांकि संसार हम पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, हम जगत ही लिखवाते हैं या विश्व, नहीं जगत ही लिखवाते थे ना? Yes, sir. जगत ही, संभावित जगत, ठीक है चलिए जो भी ठीक है, अर्थ तो एक ही है। जो किसी भी संभावित संसार को उस संसारों में, उस संसारों में ग्रहों की संख्या से जोड़ता है, ग्रहों की संख्या से जोड़ता है। फुल स्टॉप। सर किसी भी संभावित संसारों को उस संसारों में, बल्कि जगत ज्यादा ठीक था, चलिए अब बोल दिए, उस संसारों में ग्रहों की संख्या से जोड़ता है। तो संभावित जगत को उस जगतों में ग्रहों की संख्या से जोड़ता है। तो संसार भी ठीक है, जगत भी ठीक है, विश्व भी ठीक है। आगे देखिए, अच्छा लगता है सुनने में। जगत ज्यादा सही है। हाँ ठीक है चलिए आगे। जॉन मैकडॉवेल, लिख दे, जॉन मैकडॉवेल संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव और संदर्भ निर्धारण, और संदर्भ निर्धारण भूमिकाएं प्रदान करते हैं, संदर्भ निर्धारण भूमिकाएं प्रदान करते हैं।
इसके बाद फिर माइकल डेविड, माइकल डेविड अर्थों यानी सेंसेज, अर्थों को कारण ऐतिहासिक श्रृंखलाओं के रूप में, कारण ऐतिहासिक श्रृंखलाओं के रूप में मानते हैं, जो नामों को संदर्भों से जोड़ती है, जो नामों को संदर्भों से जोड़ती है, कॉमा, जिससे यह स्वीकार किया जाता है कि, जिससे यह स्वीकार किया जाता है कि किसी वस्तु में बार बार, किसी वस्तु में बार बार आधारभूत, ब्रैकेट में ग्राउंडिंग्स लिख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा आधारभूत, इन्वर्टेड कॉमा में, अंग्रेजी में ग्राउंडिंग्स लिख लीजिएगा, ग्राउंडिंग्स। सर जिससे यह स्वीकार किया जाता है कि उसके बाद कि वस्तु में बार बार, कि वस्तु में बार बार, इन्वर्टेड कॉमा में आधारभूत और अंग्रेजी में ग्राउंडिंग्स, संदर्भ परिवर्तन के लिए, संदर्भ परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। समय है कि खत्म हो गया? अच्छा चलिए, सर परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ समझ में आ रहा है? केवल सर एक इंग्लिश में एक बार बता दीजिए ना। इंग्लिश में लिख, कहाँ से, समझ आ रहा है। कहाँ से? सर ये जो मैकडॉवेल के बाद में जो बोले थे, अच्छा, माइकल डेविड ट्रेट्स सेंसेज, बुक तो है ना आपके पास? ये सर आप एक बार बता दीजिए, हम लिख देंगे। अच्छा, माइकल डेविड ट्रेट्स सेंसेज एज कॉजल हिस्टोरिक चेंज, कॉजल हिस्टोरिक चेंज connecting names to referents, connecting names to referents, फिर कॉमा, allowing that, allow करना होता है ना, allowing that repeated इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा ग्राउंडिंग्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, repeated groundings in an object account for reference change, account for reference change। अच्छा एक लाइन और लिख लीजिए तब खत्म करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके बस एक लाइन। समय है कि एकदम फिनिश हो गया समय? चलो गया सर। हाँ, आज हमको भूख नहीं लगी इसीलिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एकदम बंद कर दिया। एक लाइन और लिख लीजिए फिर छोड़ते हैं। देखिए, संदर्भ अर्थ निर्धारित नहीं करता, रेफरेंस डज नॉट डिटरमाइन सेंस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सर ये भी एक बार आया था ऑप्शन में। अच्छा तो लिख लीजिए, संदर्भ अर्थ निर्धारित नहीं करता, रेफरेंस डज नॉट डिटरमाइन सेंस। अक्सर एक ही संदर्भ वाले, अक्सर एक ही संदर्भ वाले दो अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशंस
अक्सर एक ही संदर्भ वाले दो अभिव्यक्तियां अर्थ के संदर्भ में भिन्न होते हैं। अर्थ के संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसकी तो आया है तो इसकी अंग्रेजी नोट कर लीजिए फिर सभी लोग, पूरा लिख दे रहे हैं। रेफरेंस डज नॉट डिटरमाइन sense, full stop, often two expressions with the same reference will differ with respect to sense. और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो वर्णन सिद्धांत जो रसेल का नहीं है, तो दार्शनिकों का मानना है कि जो बर्टन का रसेल सिद्धांत है उसको फ्रेगे उसका समर्थन करते हैं। तो कल हम लोग वही वर्णात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, जो पेज नंबर आप लोगों को नोट करा दें। हमारी बुक में है 211, बल्कि चाहे तो आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए जो टॉपिक कल पढ़ाएंगे, सेंस एंड डिस्क्रिप्शन, अर्थ और वर्णन हेडिंग डाल दीजिए, अर्थ और वर्णन हेडिंग डाल दीजिए, कल वही पढ़ाएंगे। कल का जो टॉपिक होगा, मतलब बुक में नहीं दिया है, सेंस एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब बुक में ये हेडिंग हम डलवा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और पेज नंबर 211 के सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ के बैठेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कहीं हम गड़बड़ होंगे तो आप लोग भी करेक्ट करिएगा। तो ठीक है फिर। Yes, Thank you, sir. sir.